स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है ऑयल एंड गैस सप्लाई के बारे में। हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नेशन को कुछ डायरेक्शंस हैं उनको इशू किया गया है कि रुपये का जो आउटफ्लो है उसको हमें कंट्रोल करने का ज़रूरत है, रेगुलेट करने का ज़रूरत है। क्योंकि स्टूडेंट्स, वेस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं जहाँ से लार्जर वे के अंदर हमारा ऑयल एंड गैस का सप्लाई हुआ करता है, और प्रेजेंट समय के अंदर में भी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ का जो कन्फ्लिक्ट है वो रिजोल्व नहीं हुआ है। तो फ्यूचर का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको देखते हुए हमें रुपये का जो आउटफ्लो है उसको कंट्रोल करने का ज़रूरत है। जो फिजूल खर्ची है उसको भी हमें यहाँ पे कंट्रोल है वो करना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए, इसी टॉपिक के रिगार्डिंग में इनफॉर्मल जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनका एक मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज हुआ, जिसके अंदर में इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के मीटिंग में बताया गया कि हमारी कंट्री के अंदर में जो ऑयल एंड गैस के सप्लाई के जो स्टॉक्स हैं वो कंटिन्यूस सफिशिएंट वे के अंदर में हैं। जिसमें आप देखिए कि जो डाटा यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कंट्री के अंदर में जो क्रूड ऑयल के जो रिजर्व्स हैं वो 60 डेज़ के अवेलेबल हैं प्रेजेंट समय के अंदर में। सेकेंड आप देखिए कि जो नेचुरल गैस का जो सप्लाई है उसके बारे में उन्होंने मेंशन किया कि 60 डेज़ का ही रिजर्व है जो नेचुरल गैस के रिगार्डिंग में एग्जिस्ट करता है। और अगर हम एलपीजी के जो सप्लाई का जो स्टॉक है उसके बारे में देखें तो एलपीजी के रिगार्डिंग में मेंशन किया गया कि 45 डेज के हमारे पास में स्टॉक्स हैं। स्टूडेंट, जब भी यहाँ पे जो क्रूड ऑयल एंड गैस का जो स्टॉक्स हैं उसके बारे में मेंशन किया जाता है तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। 1973 के समय इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया था। ऑयल क्राइसिस का सिचुएशन हुआ था और उसी दौरान में इंडिया ने जो न्यूक्लियर टेस्टिंग है उसको भी कैरी आउट किया था, स्माइलिंग बुद्धा नाम का जो ऑपरेशन है उसके थ्रू में। तो ओईसीडी जो कि लार्जर इकोनॉमी के जो कंट्रीज हैं उन्होंने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसको यहाँ पे सेटअप किया। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? पेरिस के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है वो एग्जिस्ट करता है। इंडिया का जो प्रेजेंट स्टेटस है वो क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन की रिगार्डिंग में? 2017 के समय इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है वो बनता है। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का अगर किसी पर्सन को मेंबर बनना है तो कितने दिन का उनके पास में ऑयल का जो रिजर्व है वो होना चाहिए। क्या 90 डेज का उनके पास में रिजर्व है वो होना चाहिए? कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर में बताना। क्या हमारे यहाँ पे भी जो क्रूड ऑयल के जो स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं वो एग्जिस्ट करते हैं? यस स्टूडेंट्स, कुछ हमने प्रपोज किए हैं, कुछ आप देखिए कि एग्जिस्ट है वो किया करते हैं। जैसे कि मैंगलोर का एरिया है, हर एक पार्ट के अंदर में इन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व से उनको बनाया गया है कि इमरजेंसी सिचुएशन में जब अगर ऑयल गैस का सप्लाई में डिस्टरबेंस होता है तो हम हमारी कंट्री का जो डोमेस्टिक कंजप्शन का डिमांड है उनको वहाँ से सप्लाई करते हुए फुलफ़िल हैं वो कर सकें। जैसे कि आप देखिए कि मैंगलोर में हमने देखा चांदी खोल का जो एरिया है वहाँ पे भी एक प्रपोज है, पादूर का एरिया है वहाँ पे भी प्रपोज है, और वाइजैक जो विशाखापट्टनम का एरिया है वहाँ पे भी एक स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये पेट्रोलियम रिजर्व है उसके बारे में देखा। इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जिन्होंने सप्लाई चेन की असेंशियलिटी के बारे में बताया है कि कंटिन्यूस स्टॉक्स हैं, और प्राइम मिनिस्टर के जो डायरेक्शन है। अब आप देखिए कि जो भी अपोजिशन के अंदर में पार्टी रहेगा, जब भी कोई गवर्नमेंट है किसी वर्क को कैरी आउट करता है तो अपोजिशन का अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हुआ करता है कि गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उनको क्रिटिसाइज करना। तो यहाँ पे अपोजिशन के द्वारा प्राइम मिनिस्टर का ये जो एड्रेस है उसके बारे में कहा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ये फीचर है कि अपोजिशन के जो जो यहाँ पे लोग हुआ करते हैं वो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसको कंटिन्यूस क्रिटिसाइज करते हैं। तो वन काइंड ऑफ आप देखिए कि पब्लिक के अंदर में अकाउंटेबिलिटी भी है, पब्लिक डिस्कशन में भी अकाउंटेबिलिटी है कि अपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो इसको यहाँ पे गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ हैं, डिसीजंस हैं, जो भी वहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं उनका क्रिटिसिज्म उनके द्वारा हुआ करता है। अगर हम अकाउंटेबिलिटी के बारे में रीड करें, पार्लियामेंट्री सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर होता है, तो वो तो आप देखिए कि फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर में मिनिस्टर से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, शॉर्ट आवर जो डिस्कशन हुआ करता है उनके थ्रू, तो मिनिस्टर को रिप्लाई है वो करना होगा। अगर सप्लीमेंट्री भी क्वेश्चन है वहाँ पे ओरल क्वेश्चन के अंदर में ही तो भी उनको रिप्लाई करना होगा फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर में। तो इस तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम वो फीचर के बारे में हमने देखा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि रुपये का जो आउटफ्लो है जिसमें जो सिविलियन पर्सन है फॉरेन ट्रैवल को भी यहाँ पे कुछ समय के लिए कम जाएं वहाँ पे। इसके अलावा आप देखिए कि जो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर में वेडिंग हुआ करती हैं उनको भी यहाँ पे रोका जाए।
तो इस तरीके से उनका एक बेसिकली डायरेक्शन था। अब यहाँ पे डाटाज को शो किया गया है कि ऑलरेडी हमारा जो फॉरेन एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस हुआ है इंडियन टूरिस्ट का। आरबीआई का जो डाटा है वो बताता है कि जो फॉरेन का जो आउटफ्लो है रुपी का, वो लार्जली वे के अंदर में आप देखिए कि जो हाई नेटवर्थ के इंडिविजुअल हैं उनके द्वारा ये कैरी आउट होता है। जो लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम है उसके थ्रू बेसिकली जो हाई नेटवर्थ के जो इंडिविजुअल्स हैं उनका जो आउटफ्लो है वो लार्जर नंबर के अंदर में है। अगर हम कंपेयर करें जो कॉमन सिविलियन पर्सन है उनका वेडिंग एंड ट्रैवल के कंपैरिजन के अंदर में, तो ये आउटफ्लो का रुपी के आउटफ्लो के बारे में है। और ये कंसर्न क्यों है? कंसर्न ये है कि रुपी का जो वैल्यू है वो डिक्लाइन कर सकता है। फाइनेंशियल जो रिसेस का जो समय है वो आ सकता है आने वाले समय में, तो उस वजह से हमें प्रिपेयर है वो यहाँ पे होना चाहिए। स्टूडेंट, जब हम एम के गांधी के बारे में रीड करते हैं तो एम के गांधी का आप देखिए कि काफ़ी बार एक टॉपिक मेंशन में आया करता है कि गांधी इज 7 सिन। उनके कुछ 7 सिन है जो एग्जिस्ट करते हैं। तो 7 सिन है वो कौन से हैं? आप देखिए कि पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग में भी एक उनका सिन है जिसको मेंशन करते हैं कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, कि बिना जो प्रिंसिपल है, बिना ऑब्जेक्टिव के अगर कोई पॉलिटिक्स है तो वो वन काइंड ऑफ सिन है, एक पाप की तरह वो एग्जिस्ट है, वो किया करती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, यूपीएससी ने जैसे 2016 का जो मेंस का पेपर था उसके एथिक्स के पेपर में ये पूछ लिया था आपसे कि गांधी के जो 7 सिन हैं उनको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉलिटिकल पर्पस से एक फ़ोटो को शो किया गया। तमिलनाडु के जो प्रेजेंट समय में चीफ मिनिस्टर हैं वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर से मिले हैं। तो आप देखिए कि एक पॉलिटिकल जेस्चर है जिसके थ्रू लीडर्स का यहाँ पे मीटिंग है वो हुआ है। वेस्ट बंगाल के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं उनके एलिगेशंस हैं इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग में। तो अब उन्होंने उनका जो पेटिशन है उसको सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया है। ये सुना जाएगा एसआईआर का इम्पैक्ट तो नहीं हुआ है वेस्ट बंगाल के जो रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर में, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने एग्री है वो किया गया। फिर आप देखिए कि वेस्ट एशिया क्राइसिस के बारे में बताया गया। तो वहाँ पे कंटिन्यूस कोई भी जो कॉन्क्रीट रिजल्ट है वो नहीं आया है। कंटिन्यूस आप देखिए कि डिफरेंसेज हैं वो एग्जिस्ट करते हैं ईरान और यूएस के जो लीडर्स हैं उनके बिटवीन में। वेस्ट एशिया के बारे में जब भी आप रीड करते हो तो पर्शियन गल्फ के जो कंट्रीज हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ईरान कौन कौन सा वाटर बॉडी है जिनसे अपना एरिया शेयर करता है? नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में कैस्पियन सी है। फिर आप देखिए कि पर्शियन गल्फ है और गल्फ ऑफ ओमान है, वहाँ पे भी अपना एरिया है वो शेयर करता है। पर्शियन गल्फ कंट्रीज को जब आप रीड करोगे तो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए कि जो ओमान नाम का जो कंट्री है, जो आपको फील होगा, आपको आप जैसे आपको लार्जली वे में आप जब देखोगे तो आपको लगेगा कि वो गल्फ ऑफ ओमान में है, पर्शियन गल्फ में नहीं है। बट उनका एक पेनिनसुलर रीजन है जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वहाँ पे है, जो कि पर्शियन गल्फ के अंदर में अपना एरिया है वो शेयर करता है मेनलैंड ओमान से। वो कम्प्लीटली अलग एक पेनिनसुलर रीजन है। जैसे आप देखिए कि हम काफ़ी बार रसिया के बारे में रीड करते हैं। रसिया का एक कैलिनग्रेड का एक एरिया है जो कि उसके वेस्टर्न पार्ट के अंदर में है, मेनलैंड से कम्प्लीटली अलग है वो पार्ट उनका, और एक डिफरेंट वाटर बॉडी के साथ में वो एरिया है वो शेयर करता है बाल्टिक सी के साथ में। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे सोमनाथ के बारे में है। अब आप देखिए कि 1000 ईयर्स भी कंप्लीट हुए थे सोमनाथ के कंस्ट्रक्शन को। 1026 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। फिर इसके रिगार्डिंग में सेलिब्रेशन है वो भी हमारा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया 2026 के समय में। नेक्स्ट आप देखिए कि अब सोमनाथ का जब हमारा इंडिपेंडेंस है उसके बाद में वहाँ पे जो प्राण प्रतिष्ठान किया गया था उसका भी कुछ ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं। उसके रिगार्डिंग में प्राइम मिनिस्टर सोमनाथ के वहाँ पे गए थे जो कि हमारे वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर में सिचुएटेड है गुजरात के अंदर में। अब सोमनाथ का जो कंस्ट्रक्शन किया गया था, आप देखिए कि सोलंकी स्टाइल का जो आर्किटेक्चर है उस तरीके से आपको सोमनाथ का जो सोमनाथ टेम्पल है उसका कंस्ट्रक्शन मिलेगा। फिर बाद में जो इन्वेडर्स आते हैं वो हमारे ये जो वेल्दी जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, जो आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, उनको आप देखिए कि टारगेट किया गया इन्वेडर्स के द्वारा। चाहे अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत के बारे में, सोमनाथ के ऊपर में जो अटैक हुआ था वो तो आप देखिए कि काफ़ी पहले हुआ था। और दिल्ली सल्तनत के अंदर में आपको काफ़ी सारे अदर इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे, जैसे कि हम कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क के बारे में रीड करते हैं। वहाँ पे एक जैन टेम्पल है वो हुआ करता था। 2.5 दिन का झोंपड़ा है जो अजमेर के अंदर में है, जो कि स्लेव डायनेस्टी के दौरान का ये बेसिकली डेवलपमेंट है। और बाद में भी जो जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो या जो वेल्दी इंस्टीट्यूशंस हो उनके ऊपर में अटैक है वो देखने के लिए मिले थे। नेक्स्ट अगर हम रीड करें सोमनाथ के बारे में, तो यूपीएससी ने 2022 के पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा था। एक टॉपिक यही था प्राण प्रतिष्ठान के बारे में।
तो हमारे जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो उसके प्राण प्रतिष्ठान इवेंट के अंदर में गए थे उस दौरान के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम रीड करें तो इंडिया और वियतनाम का स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के बारे में है। तो इंडिया वियतनाम का जो पार्टनरशिप है सिर्फ इंडो पैसिफिक के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है कि इंडो पैसिफिक के अंदर में ये एक इम्पोर्टेंट प्लेयर का जो रोल है वो प्ले करेगा। आप देखिए कि जो वियतनाम है उसको भी यहाँ पे ज़रूरत है इंडिया के साथ में कोऑपरेशन का। ज़रूरत क्यों है? क्योंकि कंटिन्यूस चाइना का असर्टिवनेस है, चाइना का जो असर्टिवनेस है स्पेशली जो साउथ चाइना सी है वहाँ पे, तो उसको भी काउंटर करने के लिए यहाँ पे वियतनाम को एक रिलायबल पार्टनर है उसका रिक्वायरमेंट है। तो साउथ चाइना सी के अंदर में चाइना का जो इंक्रीज होता हुआ असर्टिवनेस है इंडो पैसिफिक के लिए हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है वियतनाम यहाँ पे। हमारे लिए तो ये जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है वो लुक ईस्ट और जो प्रेजेंट समय में जिसको हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम से जानते हैं उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा जो प्रेजेंट समय में कोऑपरेशन है वो किस तरीके से है दोनों कंट्रीज़ के बिटवीन में। 2016 के समय ही कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसको सेटअप है वो कर दिया गया था बोथ कंट्रीज़ के बिटवीन में। फिर आप देखिए कि जो डिफेंस का भी कोऑपरेशन हुआ है, हमने डिफेंस कोऑपरेशन के अंदर में INS कृपान है उसको यहाँ पे जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया था INS कृपान को वियतनाम के वहाँ पे। ब्रह्मोस मिसाइल का भी जो ट्रांसफ़र हो उसके रिगार्डिंग में भी डिस्कशन है वो हुआ है। तो समय समय पे इंडिया एज ए डिफेंस डेटरेंस के रूप से सपोर्ट प्रोवाइड करता है वियतनाम को यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि बाइलेटरल ट्रेड के बारे में अगर हम देखें तो प्रेजेंट समय का जो बाइलेटरल ट्रेड है वो 16 बिलियन US डॉलर का एग्जिस्ट करता है। बट दोनों कंट्रीज़ के बिटवीन में पोटेंशियल है कि इस बाइलेटरल ट्रेड को 25 या 30 बिलियन तक ले जाया जा सकता है। अभी 25 बिलियन US डॉलर का जो टारगेट है वो रखा गया। अब आप देखिए कि ये तो हमने देखा प्रेजेंट समय का स्ट्रक्चर, बट फ्यूचर के लिए और यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। अभी स्टूडेंट जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है, जो लार्जर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें डिफरेंसेज हैं कंट्रीज़ के बिटवीन में। तो एक हम मिनी लेटरल को क्रिएट कर सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया के रिगार्डिंग में। आसियान के साथ में हमारा क्लोज रिलेशन है तो आसियान कंट्रीज़ आसियान में भी आया करता है वियतनाम यहाँ पे। तो मिनी लेटरल को हम सेटअप कर सकते हैं। तो एज ए कोई स्मॉलर जो 3 कंट्रीज़ 4 कंट्रीज़ का जो ग्रुप है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। लुक ईस्ट जो पॉलिसी होता था जो एक्ट ईस्ट है तो उसका भी एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है। सेकंड आप देखिए कि फ्यूचर के समय में जो क्रिटिकल एनर्जी सप्लाई है उसके लिए भी वियतनाम एक रोल प्ले करेगा। तो इस वजह से भी हमें इसके साथ में कोऑपरेट है वो करना चाहिए। तो ये नया फेज है इंडिया वियतनाम का स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में, उसी के बारे में मेंशन है वो किया गया। अब वेस्ट क्राइसिस के बारे में है तो फर्स्ट तो अगर हम यहाँ पे जो जो हमारे वेस्ट हुआ करता है उसके क्राइसिस के बारे में देखें तो आप देखिए कि जो इकोलॉजिकल इमरजेंसी क्राइसिस है, इकोलॉजिकल इमरजेंसी क्राइसिस है, वेस्ट का जो क्राइसिस है इकोलॉजिकल इमरजेंसी का ये क्राइसिस है। और स्टूडेंट्स कोई भी इंटरनेशनल हम जो डिक्लेरेशन है कोई भी एग्रीमेंट को साइन करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट है वो किया जाए। आर्टिकल 253 के थ्रू उसके रिगार्डिंग में रूल्स हैं उसको फ्रेम किया जाए। तो उसी के रिगार्डिंग में हमने यहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स हैं उनको बनाया है जो कि जुलाई के समय में एग्जिस्टेंस में आएंगे और एक डिसेंट्रलाइज अप्रोच को कैरी आउट किया गया। डिसेंट्रलाइज अप्रोच को कैरी आउट किया गया है। ये जो रूल्स बनाए गए हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को यूज करते हुए बनाए गए हैं। और जिस एग्रीमेंट के बारे में हमने देखा वो स्टॉकहोम का एग्रीमेंट है जो कि यहाँ पे सॉलिड वेस्ट के बारे में मेंशन है वो करता है। अब डिसेंट्रलाइज अप्रोच ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आप देखिए कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर में भी सॉलिड वेस्ट जो प्लास्टिक वेस्ट है उसका इम्पैक्ट है वो हो चुका है। जैसे हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं उसके अंदर में उनका प्रेजेंस होना हो, चाहे हमारे एग्रीकल्चर के जो खेत हैं फार्मर्स के वहाँ पे उनका प्रेजेंस होना हो। तो ये शो करता है कि एक डिसेंट्रलाइज अप्रोच है वो होना चाहिए। वेस्ट का जो क्राइसिस है उसको डील करने के लिए रिसेंटली इन रूल्स के अंदर में कुछ अमेंडमेंट है वो भी लाया गया था। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, उन्होंने टॉक्सिक वर्क कल्चर को बताया है। जीरो यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस का जो गाइडलाइंस है उनका जीरो कंप्लाइंस के बारे में मेंशन किया गया। एग्जाम के लिए क्या पता होना चाहिए? एग्जाम के लिए आपको पता होना चाहिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में। क्या स्टूडेंट्स ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप से ये एग्जिस्ट करता है।
प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस के बारे में अगर हम रीड करें तो आपका जो वर्क प्लेस है वो यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने विसाखा गाइडलाइंस उनको दिया था। विसाखा गाइडलाइंस उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट में दिया गया। और बाद में आप देखिए कि 2013 के समय में गवर्नमेंट ने प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस को लाया गया, जिसमें इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, लोकल कंप्लेंट कमेटी है, उसको एग्जिस्टेंस में लाया गया कि कोई कंप्लेंट करता है तो कमेटीज वहाँ पे एग्जामिन करेंगे और उसके पर्सन के रिगार्डिंग में एक्शंस वो यहाँ पे लेंगे। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में मेंशन है। तो एक पिटीशन फाइल हुआ था कि आर्टिकल 26 के थ्रू जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को कैरी आउट करते हैं तो उनको जो आर्टिकल जो 19 है, आर्टिकल 19 का जो 1 है और उसमें जी नाम का जो सब क्लोज है जिसमें आप देखिए कि प्रोफेशन के बारे में मेंशन है। फिर हमारा जो आर्टिकल 30 है तो उसके रिगार्डिंग में क्या उनको इंक्लूड किया जाए या ना किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन करने के बजाय कहा है कि गवर्नमेंट के ऊपर में ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में जो इंस्ट्रक्शन है उसको कैरी आउट करना है, क्या उनको यहाँ पे इंक्लूड करना है या नहीं करना है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, हमारे यहाँ पे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो हुआ करता था, गारंटी एक्ट जो हुआ करता था, उसको रिप्लेस करते हुए लाया गया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर में इसको इम्प्लीमेंट में लाया जाएगा जुलाई 1 को। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में आया करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उसके अंडर में आता है। सेकंड आपको पॉइंट ये पता होना चाहिए जो 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट हुआ करता था उसको 125 डेज है वो किया गया है। जिसमें सीजनल पोज है वो भी दिया जाएगा, कुछ समय सीजनल पोज है वो दे दिया जाएगा। जैसे एग्रीकल्चर का एक्टिविटी है तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर में अगर लोग एंगेज हैं तो उस समय में ये जो वर्क है वो नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम रीड करें इसके और पॉइंट्स के बारे में तो वेज का अगर बिल के बारे में बात करें कि जो वेज दिया जाएगा वो 100% सेंटर के द्वारा पे होगा। एक्सपेंडिचर जो है इस जो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण के अंदर में एक्सपेंडिचर का जो पैसा है वो 60-40 रेशियो के अंदर में एग्जिस्ट है वो यहाँ पे करेगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। एम्प्लॉयमेंट के डेज इंक्रीज हुए हैं, नए पर्सपेक्टिव से जो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए और विदाउट कंसल्टेशन के बेसिस पे ये जो एक्ट लाया गया था, जो कि आप देखिए अब इसको काफ़ी डिस्कस करते हुए अब इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो जुलाई 1 को होगा। कुरो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश के अंदर में है, चीता जो अफ्रीका से लाए गए थे, अब बोट्सवाना से भी एक चीता है वो लाया गया है। बोट्सवाना नाम का कंट्री है जो कि एलिफेंट के लिए और डायमंड के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आप देखिए कि बोट्सवाना से अब कुछ चीता लाए गए हैं जो कूनो के अंदर में उनको रिलीज किया गया है। तो कंटिन्यूस जो मध्य प्रदेश है हमारा जो चीता स्टेट के रूप से हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का ही जो प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे चीता हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। हमारा इंडिया के द्वारा जो प्रपोज इंटरनेशनल बिग कैट अलाइंस है जिसमें आप देखिए कि काफ़ी सारे कंट्रीज इसको ज्वाइन किए हैं। अभी सऊदी अरेबिया है वो भी इंटरनेशनल बिग कैट अलाइंस को ज्वाइन किया है। चाइना भी आप देखिए कि ज्वाइन है वो कर सकता है। एक पॉसिबिलिटी चाइना नहीं ज्वाइन करेगा इसको, बेसिकली एक पॉसिबिलिटी बताया गया था कि चाइना इसको ज्वाइन है वो कर सकता है और यहाँ पे अब चांसेस है कि ना भी इसको ज्वाइन करे। अब इसका मीटिंग है वो इंडिया में ऑर्गेनाइज होगा। कौन कौन सा स्पीसीज इसके अंदर में है, आप देखिए कि लाइन है, टाइगर है, लियोपार्ड है, स्नो लियोपार्ड है जो कि हेमिस के वहाँ पे लार्जर नंबर में मिलते हैं। फिर इसके अलावा स्टूडेंट्स प्यूमा है, प्यूमा के अलावा आप देखिए कि जैगवार है और यहाँ पे चीता है। तो इस तरीके से ये जो 7 स्पीसीज हैं जिनको कि बिग कैट अलाइंस के अंदर में काउंट किया गया है। चाइना के अंदर में अगर हम टाइगर्स के बारे में बात करें तो अमूर टाइगर्स जो साइबेरियन टाइगर्स हैं जो कि रशियन बॉर्डर के पास में पाए जाते हैं। क्या स्टूडेंट्स किसी तरीके से फाइनेंशियल कमिटमेंट होता है कंट्रीज का जो इस अलाइंस को ज्वाइन करते हैं? तो कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं है कि उनको इतना पैसा है वो खर्च करना होगा। नेक्स्ट आप देखिए कि इजराइल के द्वारा इराक के अंदर में जो वहाँ पे प्लेसेस हैं उनको यूज किया गया था ईरान के साथ में इस कन्फ्लिक्ट के दौरान में। एक रिपोर्ट यहाँ पे मेंशन करता है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका का जो कंट्री है नाइजीरिया जो कि एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमी भी है। तो आप देखिए कि नाइजीरिया के वहाँ से फिर से कन्फ्लिक्ट बताया गया है। जनवरी के समय यूएस ने भी इंटरवेन किया था नाइजीरिया के वहाँ पे अटैक के रिगार्डिंग में कि वहाँ पे जो टारगेटिंग किलिंग्स हैं वो कैरी आउट हुई हैं। गल्फ ऑफ गिनिया के साथ में अपना एरिया शेयर करता है। जो लेक चैड है उसके साथ में भी अपना एरिया है वो नाइजीरिया है वो शेयर करता है।
नेक्स्ट अगर हम रीड करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो यूएस एंड रसिया के बारे में है कि सीज फायर होने के बाद में भी किसी तरीके से जो साइलेंस है वो नहीं हुआ है। फिर आप देखिए कि वेनेजुएला के जो लीडर हैं उनके बारे में मेंशन किया गया। वेनेजुएला लीडर ने कहा है कि वेनेजुएला यूएस का 51 स्टेट है वो नहीं बनेगा, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है वो यहाँ पे रहेगा। वेनेजुएला में भी यूएस ने इंटरवेन किया था, उनके फॉर्मर जो प्रेसिडेंट हैं उनको ले जाया गया था। आप देखिए कि जो ओपेक नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, उनका फाउंडिंग मेंबर है वेनेजुएला। लार्जर वे के अंदर में क्रूड ऑयल के जो रिजर्व्स हैं वो वहाँ पे एग्जिस्ट किया करते हैं। फिर आप देखिए कि लेक मराकाइबो है, उन सभी के बारे में ऑलरेडी हम काफ़ी बार रीड हैं वो कर चुके हैं। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं वो चाइना के लिए जा सकते हैं, तो चाइना के विजिट के दौरान में यूएस और चाइना, जिसको कि G2 के रूप से भी उन्होंने कंसिडर किया था लास्ट ईयर के दौरान में। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो ताइवान है उसके रिगार्डिंग में भी डिस्कशन है वो रहेगा। असेंशियल जो क्रिटिकल सप्लाई चेन है उसके रिगार्डिंग में भी डिस्कशन है वो रहेगा। और यूरोपियन यूनियन ने एग्री किया है कि वो सैंक्शंस को इम्पोज करेंगे वेस्ट एशियन वेस्ट बैंक के जो सेटलर्स हैं और हमास के जो लीडर्स हैं उनके ऊपर में। तो ये यूरोपियन यूनियन का डिसीजन है। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। और स्टूडेंट, सोमनाथ के अंदर में एक आपको जो अहिल्याबाई होलकर हैं, जो होलकर डायनेस्टी का क्वीन हुआ करते थे, माहेश्वर के वहाँ से रूल करते थे, उनके बारे में भी पता होना चाहिए कि सोमनाथ को जो दोबारा से आप देखिए रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, जो इसको रिनोवेट किया गया, उसके अंदर में उनका इम्पोर्टेंट रोल है। और सिर्फ सोमनाथ टेम्पल को ही नहीं, उन्होंने आप देखिए कि डेट काशी विश्वनाथ का जो टेम्पल है उसको भी उन्होंने डेट रिनोवेट है वो करवाया था, जो कि बनारस जो काशी का एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी